नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का A1 एजुकेशन में। तो साथियों, हम क्या पढ़ रहे थे? हम इससे पहले हिटलर के जो नाजीवादी जो दल है उसकी स्थापना के बारे में पढ़ चुके थे। हिटलर किस प्रकार सत्ता में आता है हम पढ़ चुके थे। हिटलर ने किस प्रकार लोगों का दिल जीता हम पढ़ चुके थे साथियों। किस प्रकार पूंजीपतियों को खुश करने के लिए साम्यवादी व्यवस्था का विरोध किया। ठीक है, तो दोस्तों अब हम जानते हैं कि क्या हिटलर की विदेश नीति द्वितीय विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी थी क्या। हमने हिटलर के जो कुछ नियम देखे, उसके जो सिद्धांत थे वह देखे, जिसमें हम देखते हैं कि इसे आम जनता की अवहेलना की जा रही है और प्रतिबंध लगाया जा रहा है हर क्षेत्र में, चाहे वह समाचार पत्र हो। यहूदियों का जो है नाश किया जा रहा है। चलिए देखते हैं तो किस प्रकार जो द्वितीय विश्व युद्ध है साथियों, उसमें हिटलर उत्तरदायी था। हिटलर की विदेश नीति का मुख्य तत्व वर्साई की संधि की धाराओं को नकार कर जर्मन का इतना विकास करना था कि वह सशक्त और समृद्ध राष्ट्र बन सके। क्योंकि वर्साई की संधि ने, मैं आपको बार बार बता चुका हूं, जर्मनी को एक प्रकार से अपंग बना दिया था। ठीक है, हर क्षेत्र में हिटलर चाहता था जर्मनी को उबारना। हिटलर ने लिखा, जर्मनी की सीमाएं परिस्थितियों का परिणाम है। ठीक है, यह सीमाएं अस्थायी है क्योंकि इनका निर्धारण विभिन्न कालों में युद्धों के फलस्वरूप हुआ। राज्यों की सीमाएं मानव निर्मित होती है, इसलिए उसके द्वारा ही इन्हें बदलना भी जा सकता है। जो वाइमर गणराज्य था, हम देखते हैं ये वाइमर गणतंत्र विरोध करते हैं क्योंकि उन्हीं के समय में जो है ये वर्साई की संधि जैसी जो अपमानजनक संधि स्वीकार करनी पड़ी। तो इस प्रकार से हिटलर इस सभी प्रकार के जो परिवर्तन चाहता था। राष्ट्रसंघ की सदस्यता का त्याग, 1933 ईस्वी में जर्मनी ने राष्ट्रसंघ की सदस्यता का परित्याग किया क्योंकि राष्ट्रसंघ स्थापित ही किया गया था विश्व शांति बनाने के लिए और जो वैश्विक स्तर पर संधियां हुई है उनका पालन करवाने के लिए। अब अगर इसका सदस्य बना रहता साथियों तो राष्ट्र संघ जो है वह प्रतिबंधित करता हिटलर को, लेकिन हिटलर ने ठान लिया था कि नहीं, राष्ट्रसंघ का विरोध करेंगे। राष्ट्रसंघ का परित्याग किया, उसके बाद साथियों फिर जो अपनी नीति है वह शुरू कर दी। इससे उसके ऊपर किसी प्रकार का जो अंतरराष्ट्रीय अंकुश है वह नहीं रह गया। ठीक है, और उसने अपनी इच्छा अनुसार जर्मनी की सैन्य क्षमता में वृद्धि की, जो कि वर्साई की संधि में प्रतिबंधित कर दी गई थी। इसके बाद उसने घोषणा की कि जर्मनी सरकार वर्साई की संधि कोई शर्त मानने को तैयार नहीं है। इस घोषणा से मित्र राष्ट्रों में तहलका मच गया क्योंकि साथियों मित्र राष्ट्रों को बहुत फायदा हुआ था। इंग्लैंड, फ्रांस को बहुत फायदा हुआ था वर्साई की संधि से। बहुत से जर्मन जो उपनिवेश है वह मित्र राष्ट्रों को मिले थे, तो साथियों धक्का तो लगना ही था, किंतु वे सबल जर्मनी के विरुद्ध कार्रवाई नहीं कर सके। दूसरा है पोलैंड में 10 वर्षीय अनाक्रमण समझौता। पोलैंड से 10 वर्षीय अनाक्रमण समझौता। हिटलर ने 1935 में पोलैंड के साथ 10 वर्षीय अनाक्रमण समझौता किया, संधि की, जिसमें यह व्यवस्था की गई कि जर्मनी और पोलैंड एक दूसरे की वर्तमान सीमाओं का किसी प्रकार उल्लंघन नहीं करेंगे। इस संधि के पीछे उसका उद्देश्य पोलैंड को सुरक्षा के प्रति आश्वासन कर फिर धोखे से उसके प्रदेशों पर आक्रमण कर उन्हें जर्मनी में मिलाना था। यानी कि साथियों चाहे कुछ भी हो जाए, धोखा किया जाए, कूटनीति की जाए, कुल मिलाकर जर्मनी का जो है खोया हुआ जो वैभव था वह वापस स्थापित करना था। लेकिन इससे पहले ऑस्ट्रिया को जर्मनी में मिलाना था। इस बीच पोलैंड की ओर से जर्मनी को निश्चित करना था। ठीक है, तो देखिए पोलैंड से 10 वर्षीय अनाक्रमण समझौता किया गया। आगे है जर्मनी का ऑस्ट्रिया में षड्यंत्र। ऑस्ट्रिया को जर्मनी में मिलाने के लिए हिटलर ने कूटनीतिक षड्यंत्र का आश्रय लिया। हिटलर ने हर वो पैंतरे अपनाए जिससे वह अपने उद्देश्य में पूरा हो सके, चाहे वह रास्ता सही हो या गलत हो। उसने पहले ऑस्ट्रिया से नाजी दल का गठन कराया और फिर 1934 में इस दल ने ऑस्ट्रिया की सरकार को अपदस्थ कर नाजी सरकार बनाने का षड्यंत्र किया, किंतु सफलता न मिली। इसी बीच इटली ने भी इस योजना का ये योजना है इसका विरोध कर दिया। आगे देखते हैं, सार प्रदेश पर अधिकार। राष्ट्रसंघ के अधीन किए गए सार प्रदेश 1935 में जनमत संघ जो है सार प्रदेश है साथियों, इनमें 1935 में क्या होता है, जनमत संग्रह हुआ, जिसमें जर्मनी के पक्ष में 90% मत पड़े और सार प्रदेश जर्मनी को सौंप दिया गया। तो इन्होंने जो सार प्रदेश है उस पर अधिकार कर लिया। इटली, चेकोस्लोवाकिया वह फ्रांस का गुट। हिटलर की ऑस्ट्रिया को जर्मनी में मिलाने की नीति के विरोध में फ्रांस, चेकोस्लोवाकिया ने आपस में तय किया कि वे ऑस्ट्रिया की स्वाधीनता की रक्षा करेंगे, यानी कि ऑस्ट्रिया को किसी भी हालत में जर्मनी में तो मिलने नहीं देंगे। उन्होंने इटली को भी अपने साथ शामिल कर लिया और उसे फ्रांस ने आश्वासन दिया कि इटली अबिसीनिया पर अधिकार करेगा तो फ्रांस तटस्थ रहेगा। इटली को भी अपनी तरफ मिला लिया और बोल दिया कि भाई तुम अबिसीनिया पर अधिकार करोगे तो मैं तटस्थ रहूंगा, मैं कोई हस्तक्षेप उसमें नहीं करूंगा। इस गुटबंदी ने ही वास्तव में द्वितीय विश्व युद्ध का वातावरण तैयार किया, इसलिए इसे महत्वपूर्ण माना जाता है।
हिटलर की घोषणा। जर्मनी की शक्ति में पर्याप्त वृद्धि होने के बाद हिटलर ने घोषणा की कि जर्मनी वर्साई की संधि को अमान्य घोषित करता है। इससे इंग्लैंड, फ्रांस और इटली चिंतित हो गए, ठीक है, क्योंकि वर्साई की संधि में ही कहीं ना कहीं इनके स्वार्थ छिपे हुए थे, जिसको हिटलर ने मानने से मना कर दिया। उन्होंने स्ट्रेटा नामक स्थान पर 1935 में एक गुट बनाया और पेरिस शांति परिषद की व्यवस्था का अतिक्रमण रोकने के लिए क्रियात्मक कार्यवाही करने का भी फैसला लिया। रूस, फ्रांस और चेकोस्लोवाकिया की गुटबंदी। जर्मनी, देखिए दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध का कारण भी था, बहुत से देश गुटबंदी करने लगे थे। यहां हम यह भी देख रहे हैं, अब ये देश भी गुटबंदी कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं भाई द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर उत्तरदायी कारणों में ये व्यवस्था हमें देखने को मिल रही है। जर्मनी की बढ़ती शक्ति से चिंतित होकर फ्रांस ने रूस और चेकोस्लोवाकिया के साथ मिलकर एक गुट बनाया, जिससे आक्रमण की स्थिति में फ्रांस की रक्षा की जा सके, ठीक है। इन्होंने एक गुट बना लिया ताकि अगर कभी भविष्य में आक्रमण हो तो रक्षा करने की जो सुविधा हो सके। नौसैनिक संधि। फ्रांस, इटली, रूस की गुटबंदी से शंकित हो ब्रिटेन किसी राष्ट्र की मित्रता चाह रहा था। ब्रिटेन बोल रहा था कि भाई अगर ये गुट बन गया तो अगर मैं ना अकेला पड़ जाऊं, मुझे भी किसी ना किसी की मित्रता चाहिए। हिटलर ने ब्रिटेन की इस मनोदशा का लाभ उठाते 1935 में उसके साथ एक नौसैनिक समझौता किया। नौसैनिक समझौता हिटलर ने ब्रिटेन के साथ किया था। इंग्लैंड ने जर्मनी को नौसेना में वृद्धि करने की स्वीकृति प्रदान कर दी, उसे युद्धपोत तथा पनडुब्बी निर्माण की छूट दे दी। इस गुटबंदी से वर्साई के मित्र राष्ट्रों में फूट पड़ गई, क्योंकि साथियों मित्र राष्ट्र इंग्लैंड था, इंग्लैंड के काफी ज्यादा हित छुपे हुए थे ना वर्साई की संधि में, लेकिन यहाँ पर जो प्रतिबंध लगाए गए थे मित्र राष्ट्रों ने ही जो है काफी दबाव बनाया था जर्मनी पर वर्साई की संधि स्वीकार करने के लिए। अब यहाँ पर साथियों इंग्लैंड खुद जो है उसे अधिकार दे रहा है। इस गुटबंदी की वर्साई के मित्र राष्ट्रों में फूट पड़ गई और जर्मनी अधिक शक्तिशाली हो गया। अब जो मित्र राष्ट्र उनमें फूट पड़ गई कि भाई आप जर्मनी का साथ क्यों दे रहे हो, फूट पड़नी ही थी। लेकिन जो ब्रिटेन है वह अकेला पड़ रहा था, तो उसे भी कोई ना कोई शक्ति चाहिए थी। फ्रांस ब्रिटेन गुट। जर्मनी और ब्रिटेन में समझौता हो जाने के कारण भयवंश फ्रांस ने इटली के अबिसीनिया पर आक्रमण के समय इटली की सहायता नहीं की और अपने हित में ब्रिटेन से समझौता कर लिया। यानी कि साथियों फ्रांस ब्रिटेन जो गुट है इसमें क्या हुआ, जर्मनी और ब्रिटेन ने तो समझौता कर ही लिया था, ऊपर ब्रिटेन ने अपनी जो जर्मनी की नौसेना वृद्धि करने का भी आदेश दे दिया। इस भय से फ्रांस ने इटली की अबिसीनिया पर आक्रमण के समय इटली की सहायता नहीं की और अपने हित में ब्रिटेन के से समझौता कर लिया। रोम बर्लिन दूरी की बात करें तो अबिसीनिया के मामले में जर्मनी ने इटली की सहायता की थी, ठीक। अबिसीनिया के मामले में जर्मनी ने इटली की सहायता की, इसलिए इटली उसके गुट में चला गया और फ्रांस से अलग हो गया। जर्मनी और इटली 1936 में एक मैत्री संधि हुई दोनों के बीच में, और रोम बर्लिन दूरी जो है इसे कहते हैं। यानी कि देखिए दोस्तों यहाँ पर अबिसीनिया के मामले में जर्मनी ने इटली की सहायता की थी, यहाँ पर जर्मनी इटली की मदद कर रहा है, इसलिए इटली उसके गुट में चला गया और फ्रांस से अलग हो गया। फ्रांस ने अपना वादा पूरा नहीं किया तो इटली जो है फ्रांस से अलग होगा ही। जर्मनी और इटली में 1936 में एक मैत्री संधि हुई जो रोम बर्लिन दूरी के नाम से जानी जाती है। जापान और जर्मनी में संधि। जापान के मंचूरिया पर अधिकार करने से रूस से उसके संबंध बिगड़ गए। इसका लाभ उठाकर जर्मनी ने 1936 में जापान से संधि कर ली। देखिए दोस्तों जो असंतुष्ट है जर्मनी जाकर उससे संधि कर लेता है, उसे अपने गुट में शामिल कर लेता है, गुटबाजी को बढ़ावा दे रहा है। इससे साम्यवाद विरोधी समझौता हो गया, क्योंकि देखिए जर्मनी तो शुरू से ही साम्यवाद विरोधी था, ऊपर से जो रूस है उसमें साम्यवादी व्यवस्था थी। रूस और जापान के संबंध बिगड़े तो जर्मनी को एक प्रकार से साम्यवादी विरोधी जो नीति थी उसे पालन करने का भी मौका मिल गया और जापान को भी अपने साथ उसने मिला लिया। रूस जर्मनी आक्रमण संधि। 13 अगस्त 1939 को जर्मनी के रूस के साथ अनाक्रमण समझौता किया। जो जर्मनी है 13 अगस्त 1939 को जर्मनी ने रूस के साथ अनाक्रमण समझौता किया और यह सुनिश्चित किया कि किसी तीसरे देश द्वारा आक्रमण होने पर वे परस्पर सहयोग करेंगे। ये जर्मनी रूस को आश्वासन दे रहा है यहाँ पर। इस प्रकार हिटलर की विदेश नीति ने गुटबंदियों को प्रोत्साहन देकर यूरोप के आपसी सद्भाव और विश्वास जो है यूरोप में आपसी सद्भाव और विश्वास ध्वस्त कर दिया, जिसका परिणाम द्वितीय विश्व युद्ध के रूप में प्रकट हुआ। हिटलर की विदेश नीति में विश्वसनीयता बहुत कम और दुर्दता बहुत अधिक थी, जिसका परिणाम अपने विभत्स पतन के रूप में उसे भुगतना पड़ा। तो देखिए दोस्तों यहाँ जो हिटलर है उसने एक प्रकार से जो प्रथम विश्व युद्ध के समय हम गुटबंदियों का दौर देखते हैं, गुटबाजियों का दौर देखते हैं, गुप्त गुटबंदियां हो रही थी, उसे वापस से जो है शुरू कर दिया हिटलर ने। चलिए आगे देखते हैं साथियों, हिटलर की विदेश नीति और द्वितीय विश्व युद्ध या द्वितीय महायुद्ध। अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए हिटलर ने अनेक ऐसे कार्य किए जिससे मित्र राष्ट्रों के मन में
जर्मनी के प्रति शंका और आक्रोश उत्पन्न हो गया और वे जर्मनी के प्रलयंकारी शक्ति पर अंकुश लगाने के लिए द्वितीय विश्व युद्ध की भयंकर लपटों में कूद पड़े और हिटलर अग्रलिखित कार्यवाहियों ने युद्ध भड़काने की प्रमुख भूमिका निभाई। यानी कि हिटलर के क्या क्या ऐसे काम थे जिससे द्वितीय विश्व युद्ध जो है वह प्रारंभ हुआ। उसके करीब जो है विश्व दोबारा से एक और विश्व युद्ध के पास पहुंचा। वियना पर अधिकार 1936 के समझौते के अनुसार ऑस्ट्रिया ने जर्मनी की अधीनता स्वीकार कर ली, ठीक है, किंतु हिटलर उसे पूर्ण रूप से अधिकृत करना चाहता था। उसने ऑस्ट्रिया के चांसलर से सुरक्षा मंत्री के पद पर एक ऑस्ट्रियन नाजी की नियुक्ति के लिए कहा, किंतु चांसलर ने मना कर दिया। अतः 14 मार्च 1938 को जर्मनी सेनाओं ने राजधानी वियना पर अचानक आक्रमण कर अधिकार कर लिया। अब साथियों, ये अचानक जो अधिकार किया है इससे एक असंतोष की भावना उत्पन्न हुई। चेकोस्लोवाकिया पर अधिकार 14 मार्च 1939 को हिटलर की सेनाओं ने बलपूर्वक चेकोस्लोवाकिया पर भी अधिकार किया। मैमल पर अधिकार जर्मनी ने लिथुआनिया को धमकाकर मार्च 1939 में मैमल प्रदेश को उससे छीन लिया। राइनलैंड में किलेबंदी मार्च, देखिए वर्साई की संधि में कहा गया था कि आप किसी भी प्रकार से किलेबंदी नहीं करेंगे। यहाँ वर्साई की संधि की धज्जियां उड़ रही है। देखिए दोस्तों, 1936 में हिटलर की सेनाओं ने राइनलैंड में प्रवेश कर वर्साई की संधि की परवाह न करते हुए किलेबंदी शुरू कर दी। इससे मित्र राष्ट्रों में खलबली मच गई। पोलैंड पर आक्रमण, और साथियों पोलैंड पर आक्रमण करना, और यहीं से शुरुआत हो जाती है द्वितीय विश्व युद्ध की। जर्मनी ने पोलैंड के से डेंजिंग बंदरगाह तक पहुंचने के लिए गलियारे की मांग की, एक कॉरिडोर की मांग की कि भाई मुझे डेंजिंग बंदरगाह तक पहुंचना है। पोलैंड ने इसे अस्वीकार कर दिया। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी सेना ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया और इंग्लैंड ने जर्मनी को अपनी सेना पोलैंड से वापस बुलाने के लिए कहा। लेकिन साथियों, ये चेतावनी दी, किंतु हिटलर ने इस बात की अनसुनी कर दी और विवश होकर 3 सितंबर 1939 को इंग्लैंड ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। तो जर्मनी का पोलैंड पर अटैक करना, इंग्लैंड का जर्मनी को समझाना, जर्मनी का नहीं समझना, द्वितीय विश्व युद्ध का शुरू होना। देख रहे हैं ना आप किस प्रकार से शुरू हुआ। हिटलर तो उत्तरदायी था ही। अतः यह कहा जा सकता है कि विश्व को द्वितीय विश्व युद्ध की ओर ले जाने वाला व्यक्ति जर्मनी का हिटलर ही था। यह भी सत्य है कि वर्साई की अपमानजनक संधि के कारण हिटलर जैसे व्यक्ति का उदय हुआ और इसी के कारण उसे जर्मनी की जनता का प्रबल समर्थन मिला, क्योंकि साथियों जर्मनी की जनता इतनी असंतुष्ट थी, उन्हें कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए था जो उनकी मांगे पूरी करे, जो उनका नेतृत्व करे, जो उन्हें उनके अधिकारों को दिलवाए। ये कौन था? ये हिटलर था। लेकिन साथियों हिटलर ने सत्ता में आने के बाद कुछ ऐसे काम किए, ऐसी गुटबंदियां चालू की, ऐसी नीतियां फॉलो की, जिससे जो विश्व है दोबारा से एक और युद्ध का सामना विश्व को करना पड़ा। इससे उसका अपराध कम नहीं आंका जा सकता। जिस अपमान और अन्याय के प्रतिकार के लिए उसने संपूर्ण जर्मन राष्ट्र को संगठित और अनुप्रमाणित किया, उसी अपमान और अन्याय को दूसरे राष्ट्रों पर थोपने का अधिकार उसने कहां से प्राप्त किया था? इस पर उसने गंभीरता से विचार नहीं किया। क्योंकि दोस्तों, जिस प्रकार वर्साई की संधि के तहत जर्मनी पर इतने प्रतिबंध लगाए गए, जर्मनी के साथ ऐसा अन्याय किया गया, तो जर्मनी फिर दूसरे देशों के साथ ऐसा अन्याय क्यों कर रहा है, क्यों हड़प रहा है चेकोस्लोवाकिया को, क्यों साथियों जो है मैमल क्षेत्र को, या फिर क्यों जो है राइन संघ की जो है किलेबंदी कर रहा है? ये अधिकार उसे किसने दिया? उसके एकांगी चिंतन ने ही समस्या को जटिल बना दिया। संपूर्ण विश्व को राष्ट्रों ने इस युद्ध को टालने का यथासंभव प्रयास किया, किंतु वे सफल न हो सके, क्योंकि हिटलर विवेक शून्य हो गया था। विवेक, सोचने समझने की क्षमता खत्म। हिटलर को जैसे तैसे अपनी जो सत्ता स्थापित करनी थी, अपना प्रभाव बढ़ाना था। इंग्लैंड ने चेतावनी दी थी हिटलर को, लेकिन इंग्लैंड की जो चेतावनी है उसको अनसुनी कर दी और साथियों पोलैंड पर अटैक किया। और साथियों 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध का आगाज हो गया। तो राष्ट्रसंघ की असफलता मानो, क्योंकि हालांकि राष्ट्रसंघ की तो इसने सदस्यता ही छोड़ दी थी। राष्ट्रसंघ की सदस्यता छोड़ी थी ताकि जो उस पर अंकुश लगाने वाला कोई ना हो, वह अपने जो स्वतंत्र कार्रवाई कर सके। चलिए दोस्तों, तो जो भी हो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। अब आगे द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों और परिणाम की जो बात है वह हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये हिटलर वाला जो प्रश्न अच्छा लगा होगा। साथियों, निबंधात्मक प्रश्न आता है हिटलर पर, इतिहास में महत्वपूर्ण व्यक्तित्वों पर ही प्रश्न बनते हैं, तो ये जो हिटलर है ये महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो अच्छे से पढ़ना साथियों। बड़ा प्रश्न आए, छोटा आए, अति लघु, लघु, निबंध, किसी भी प्रकार का प्रश्न आए, जिस प्रकार हिटलर ने वर्साई की संधि की धज्जियां उड़ाई है, उस प्रकार आप भी पेपर की धज्जियां उड़ा देना और अच्छे से जो है साथियों अपना प्रदर्शन करना, अच्छे नंबर लेकर आना। चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।